कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफ़िज़ जहांगीर आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाफ़िज़ जहांगीर पॉडकास्ट। आज हम बड़ी एक यूनिक जगह पे आए हैं और एक यंग और टैलेंटेड डॉक्टर साहबा के साथ हम मौजूद हैं जो कि स्किन की एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर रामीन साहबा, जो कि एस्पायर स्किन एस्थेटिक एंड डेंटल सोल्यूशन के नाम से काम कर रही हैं बहरिया टाउन में। आज हम उनके पास मौजूद हैं जिन्होंने MBBS किया हुआ है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से स्किन केयर के हवाले से सर्टिफिकेट भी ले चुकी हैं। स्किन कितनी इंपॉर्टेंट है इंसान की शख्सियत के लिए, हर बंदा खूबसूरत जो है वो दिखना चाहता है, स्किन के हवाले से बड़ा कॉन्शियस भी होता है। तो आज हम डॉक्टर साहब ये जानेंगे कि स्किन केयर की ये जो एस्थेटिक क्लिनिक होती है इसमें क्या होता है और कौन कौन सी ऐसी इनके पास जो है वो मेडिसिन है और कौन कौन सी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रही हैं जो कि हम यूज़ करके अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। और साथ साथ मैं ये भी बताता जाऊँ कि माशाल्लाह जिनके पास मैं बैठा हूँ बहुत खूबसूरत भी हैं और लग रहा है कि वाकई एस्थेटिक क्लिनिक जो है ना वो रियली इस जैसी यंग टैलेंटेड जो नौजवान हैं उनके पास ही इस तरह का ये होल्ड होना चाहिए ताकि लगे कि वो स्किन केयर कितनी इंपॉर्टेंट है। मुख्तलिफ लोग हैं जो लोगों को दिखाते कुछ और हैं और जब वहाँ पर जाता है तो स्किन की इस तरह की ट्रीटमेंट नहीं होती जितना वो बताया जाता है। जी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। I'm Dr. Rahimeen and I'm an aesthetic physician and I'm working currently at Aspire Skin Aesthetics and Dental Solutions. मैंने MBBS किया था, उसके बाद I took certifications from different organizations और अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ अपनी aesthetic physician, aesthetic medicine। आम बंदा नहीं जानता कि एस्थेटिक स्किन सर्विसेज क्या होती हैं। एस्थेटिक सर्विसेज में आता है ये कि डर्मेटोलॉजी जो ट्रेडिशनल डर्मेटोलॉजी है उसमें हम स्किन डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, मगर एस्थेटिक मेडिसिन में हम स्किन के कंसर्न्स जो हैं उनको प्रोसीजर्स के थ्रू ट्रीट करते हैं। इसमें PRPs होती हैं, लेज़र्स होती हैं और मतलब बाकी प्रोसीजर्स हैं, मेसोथेरेपी, एक्सोसोम्स, हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह, ये फिर एस्थेटिक मेडिसिन के नीश में आ जाते हैं। बोटॉक्स, फिलर्स वगैरह। इसमें हम स्किन की डिजीज़ को नहीं लेकिन स्किन कंसर्न्स जो हैं बेसिकली उनको ट्रीट कर रहे होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्किन के 3 मेजर पॉइंट्स कौन से ऐसे होते हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हर बंदे को अपनी ये ट्रीटमेंट जो है ना वो करवानी चाहिए? आपकी स्किन की टाइप क्या है, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए। आपकी स्किन पे सेंसिटिविटी या कोई किसी चीज़ से कोई एलर्जीज़ वगैरह तो नहीं है, आपको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना चाहिए। और मेन इशू ये है कि आपके स्किन में इशू क्या हो रहा है। अनवांटेड ट्रीटमेंट्स कहीं पे भी बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। बॉयज़ आम रूटीन में हम समझते हैं कि महीने में या 2 महीने बाद हमें मसाज करवाना चाहिए या अपनी खुद की फेशियल्स करवाना चाहिए। क्या ये जो एस्थेटिक क्लिनिक जो होते हैं ये भी वही ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं कि या ये डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है? बेसिकली जो सैलॉन ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें सिर्फ कन्वेंशनल फेशियल्स वगैरह हो सकते हैं या फिर क्लेंजिंग हो सकती है। एस्थेटिक मेडिसिन आपके स्किन को ट्रीट करता है, ट्रीटमेंट होता है इसमें सिर्फ ऊपर से हम पॉलिशिंग वगैरह नहीं करते, बट हम जो कंसर्न होता है स्किन का डिजीज़ वगैरह जैसे एक्नी हो गए या फिर एक्नी के मार्क्स जो रह जाते हैं वो हो गए या फिर जिनके चेहरे पे जैसे बाल वगैरह हो गए उनके लिए हम लेज़र्स कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्किन की डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। ये कन्वेंशनल सैलॉन फेशियल्स और सैलॉन वाली चीज़ें नहीं होती, ये बेसिकली ट्रीटमेंट्स होते हैं। अच्छा ये बताइएगा कुछ लड़कियों के बिफोर टाइम जो हेयर पे बाल आते हैं और ये बताइएगा कि उनको कब ये ट्रीटमेंट करवानी चाहिए? अंडर 16 जो है उसमें करवानी चाहिए या उसके बाद जो है जब जवान हो जाती हैं लड़कियां तब ये ट्रीटमेंट करवानी चाहिए फेस पे ख़ास तौर पे? नहीं, बहुत जल्दी तो हमें एस्थेटिक जो ट्रीटमेंट्स हैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर आपके जो जैसे आप कह रहे हैं कि चेहरे पे बाल आ जाते हैं, अनवांटेड बाल होते हैं, उसकी मज़ीद रीजंस पे पहले हमें इनको ट्रीट करना चाहिए कि बाल आ किस वजह से रहे हैं। वो हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, उसके अलावा आपने कोई ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हो सकते हैं जिनकी वजह से चेहरे पे बाल आ सकते हैं। तो हमें उन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि पहले हम वो जो कॉज है उसको ट्रीट करें और उसके बाद फिर हम साथ साथ बालों के लिए तो लेज़र्स होती हैं विच आर वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी इफेक्टिव, तो हम वो इस्तेमाल करेंगे। लेज़र हेयर रिमूवल्स फिर हम कर सकते हैं साथ, लेकिन रूट कॉज को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। ये जो आपकी स्किन ट्रीटमेंट होती है जी, ये इक्वली मर्दों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है या सिर्फ मोस्टली हमने ये देखा कि ये समझा जाता है कि ये लड़कियों की फील्ड है एस्थेटिक क्लिनिक या स्किन केयर का मोस्टली ये ट्रीटमेंट होती है लड़कियां करवाती हैं, तो क्या लड़कों के लिए या मर्दों के लिए भी सेम इसकी ट्रीटमेंट होती है? बिल्कुल, ये मर्दों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि उन्होंने भी बाहर निकलना होता है। फेस आपका प्रोफाइल होता है, आप जहाँ पे भी जाते हैं आपका फेस आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आप बेशक मर्द हो या औरत हो, आपका चेहरा उतना ही ज़रूरी हर किसी के लिए होता है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है इसकी वजह से। तो ट्रीटमेंट आपको जिसका भी कोई स्किन कंसर्न है, ट्रीटमेंट बेशक मर्द है औरत है उसको करवाना चाहिए उसका। तो आपके ख्याल में इम्पॉर्टेंट एवरी 3 मंथ करवाना चाहिए या साल में 1 मरतबा करवाना चाहिए? जिस तरह हम कहते हैं कि आपको मेडिकली चेकअप हर बंदे को आफ्टर 6 मंथ शुरू करवाना चाहिए, तो स्किन केयर के हवाले से भी आप बताइए हमारे देखने वालों को कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कब इसको करवाना चाहिए? नहीं, जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं उनका डिफरेंट टाइम जोन होता है कि हमें कुछ ट्रीटमेंट जैसे लेज़र्स हैं वो हमें हर महीने करवाने पड़ते हैं, कुछ महीनों के लिए हमें हर महीने करवाने पड़ते हैं।
PRPs वगैरह हैं उनका डाउन टाइम 21 डेज़ है, उसके बाद फिर आप बेशक वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद करवाएं, उसके डिफरेंट सेशंस होते हैं। तो ये हर प्रोसीजर का डिफरेंट टाइम जोन होता है इसका, कि हमें कौन सा जो है प्रोसीजर वो कितने टाइम के बाद करवाना है। इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है कि हमें इतने टाइम के बाद करवा लेना चाहिए। अच्छा, अभी जैसे ये गर्मियों का सीज़न चल रहा है, जी जी इस पे बहुत ज़्यादा जो है ना स्किन इफेक्ट होती है। आउटसाइड जो भी बंदे काम कर रहे होते हैं, ट्रैवल बिल्कुल। कर रहे होते हैं, या वैसे रूटीन में बाहर जा रहे होते हैं, हम्म। तो इस सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है जो करवानी चाहिए? गर्मियों के सीज़न से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि आप सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा गर्मियों में होता है, सन के आवर्स ज़्यादा होते हैं, दिन लंबा होता है, तो आपको सन ब्लॉक वगैरह यूज़ करनी चाहिए। बाकी आपका अगर गर्मियों में सीबम प्रोडक्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है, ऑयल प्रोडक्शन फेस पे ज़्यादा हो जाती है, उससे एक्ने वगैरह लोगों को ट्रिगर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके ट्रीटमेंट्स पर लोग ज़्यादा करवाते हैं इस दौरान। ये बताइएगा कि स्किन ट्रीटमेंट का मेंटल हेल्थ के ऊपर कितना इंपॉर्टेंट इसका असरअंदाज होती है, ये स्किन की जो बंदा यानी ग्लो लगना, खूबसूरती जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए? मेंटल हेल्थ में सोशल मीडिया ने आजकल एक अनरियलिस्टिक सा स्टैंडर्ड बना दिया कि हर किसी की स्किन ग्लास स्किन, कोरियन स्किन जैसी होती है। वैसा नहीं होता है, वो सिर्फ फिल्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इंस्टाग्रामेबल चीज़ें होती हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन मेंटल हेल्थ पे बहुत लोगों को इफेक्ट करता है। यंग बच्चे जो होते हैं वो एक अनरियल सा स्टैंडर्ड लेके अपने जा रहे होते हैं, बाहर निकल रहे होते हैं, तो उनको लग रहा होता है, वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बेसिकली, और उनको लग रहा होता है हमें ये भी चीज़ यूज़ कर लेनी चाहिए, वो भी यूज़ कर लेनी चाहिए। ज़ाहिर है जो प्रोडक्ट्स हैं जो उनके लिए रिक्वायर्ड हैं वो उनको यूज़ करनी चाहिए, बट नॉट एवरी प्रोडक्ट इज़ फॉर एवरीबडी। हर इंसान हर चीज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो ये है कि बच्चों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि आपकी जो स्किन है, एवरी नेचुरल स्किन हैज़ टेक्सचर, मतलब जिसकी नेचुरल स्किन है उस पर टेक्सचर तो है। अब प्लास्टिक स्किन तो किसी की भी नहीं है, तो टेक्सचर होता है, एक्नी होता है, मार्क्स होते हैं, हर किसी की स्किन पे होते हैं। और बस ये है कि वो ब्लर आउट हो जाते हैं जब आप सोशल मीडिया पे अपने पिक्चर्स वगैरह लगाते हो। कोई भी इस तरह से अपनी अनफिल्टर्ड पिक्चर्स मोस्टली लोग नहीं लगा रहे होते, तो इट हैज़ क्रिएटेड एन अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड, और ये मेंटल हेल्थ पे, बच्चों के आजकल मेंटल हेल्थ पे इसने बहुत इफेक्ट किया हुआ है। तो आप ये Teenagers बताइएगा, पे। आप खुद कौन सी ट्रीटमेंट यूज़ करती हैं? आप बड़ी, आपकी स्किन बड़ी ग्लो लग रही है और बड़ा खूबसूरत लग रही है, आप कौन सी ट्रीटमेंट, ये अपनी एस्थेटिक क्लिनिक से कोई ट्रीटमेंट की हुई है या आपकी नेचुरल है ये? नहीं, फ़िलहाल तक तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स मैंने नहीं लिए हुए, लेकिन ज़ाहिर है जो भी बेसिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, PRPs वगैरह, वो ले लेते हैं हम, बट उसके अलावा फ़िलहाल कोई ट्रीटमेंट्स नहीं देखने लिए वाले हुए हमें ये ना कहें आपने कोई इफेक्ट लगाया होगा तो आप डॉक्टर साहब नहीं, इतनी मैंने खूबसूरत लग रही हैं। ऐसा कोई ना इफेक्ट लगा हुआ है यहाँ पर, ना ही कोई ट्रीटमेंट्स हैं उस तरह के। अच्छा, ये बताइएगा कि अंडर एज जो लड़कियां हैं वो हमने देखा कि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की वजह से ना खुद को खूबसूरत लगना या मॉडल लगने के लिए बहुत ज़्यादा ना स्किन केयर के ऊपर जो ना कॉन्शियस होती हैं और ये ट्रीटमेंट करवा लेती हैं, बिल्कुल। और बाद में इश्यूज आते हैं लोग बच्चियों को। बिल्कुल ऐसा तो आप क्या इस हवाले से लड़कियों को गाइड करेंगे कि किस एज में जो है ना इस ट्रीटमेंट की तरफ आना चाहिए? देखिए, जो टीनेज वाली स्किन होती है वो ऑलरेडी बेबी स्किन है, इट डज़ नॉट नीड एनीथिंग एल्स। उसको आपको रेटिनॉल या विटामिन सी या फिर कोई हार्श केमिकल्स आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है उस वाली स्किन पे। आपने जो बेसिक स्किन केयर है वो आपकी बच्चों की ये होनी चाहिए कि आप एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करें अगर आपने करना है, मॉइस्चराइजर यूज़ करें, एंड सन ब्लॉक। सन ब्लॉक इज़ अ मस्ट हैव थिंग, आपके पास होनी चाहिए। सन ब्लॉक विल डू एवरीथिंग फॉर यू, लाइक टीनेजर्स में। उसके बाद फिर आप अर्ली 20s में आते हैं, आपके स्किन पे मार्क्स हो सकते हैं थोड़े बहुत, तो आप विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई और मतलब एंटी ऑक्सीडेंट्स टाइप आप यूज़ कर सकते हैं, बट आप रेटिनॉइड्स अंटिल 25 एंड लेटर ऑन आप नहीं यूज़ कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप वो अर्ली एज में स्टार्ट कर देंगे तो आपकी अर्ली एजिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ये भी हो सकता है, और आपकी स्किन पे रेडनेस और अजीब से मार्क्स वगैरह हो सकते हैं, रिंकल्स आ सकते हैं। सो यू डू नॉट नीड कोई इस तरह के हार्श ट्रीटमेंट्स बहुत अर्ली एज में। आजकल हमने देखा है कि जगह जगह पे और आए दिन हम एड्स देख रहे होते हैं, वाटरिंग क्रीम्स की मुख्तलिफ एड्स आ रही होती हैं, तो क्या ये जल्द के लिए उतनी ही नुकसानदेह हैं? क्या आप कहती हैं कि कौन सी जो है क्रीम्स आजकल मार्केट में आ रही हैं जिनसे अवॉइड करना चाहिए और बिल्कुल स्टैंडर्ड जो है ना स्किन को रखना चाहिए? वाइटनिंग क्रीम्स जो हैं बिल्कुल मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मैं यहाँ पे नेम्स मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं, आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं। उसमें लाइक FDA से अप्रूव नहीं है कुछ, बल्कि पाकिस्तान में भी अब बहुत ज़्यादा क्रीम्स पे बैन रिसेंटली लगा है। और ये होता है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं हु हैव यूज्ड वाइटनिंग क्रीम्स फॉर नंबर ऑफ़ ईयर्स, अपने वो 2 साल 3 साल से वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ कर रहे होते हैं, और उसके बाद उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होकर वो हमारे पास आ रहे होते हैं, एंड देन दे वांट कि हम 1-2 दिन में, मतलब 1 महीने में चलो उनको ट्रीट कर दें। वो नहीं हो सकता, आपने उसका फिर बहुत लंबा ट्रीटमेंट भी चलता है। नुकसान ये है कि उसमें मरकरी होता है, उसमें स्टीरॉइड्स होते हैं, उसमें लेड होता है,
और ये सब आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं चीज़ें। आपकी स्किन बहुत पतली हो जाती है, आपकी स्किन पे छाइयाँ आ जाती हैं, एक्ने हो जाता है, बाल आ जाते हैं बच्चों के चेहरे पे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा। और फिर इस वाली स्किन को ट्रीट करना भी उतना ही लंबा और बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इस पे हम कोई प्रोडक्ट लगाएंगे उसके साथ सेंसिटिविटी हो जाएगी। और बिल्कुल भी वाइटनिंग क्रीम्स आई डू नॉट रिकमेंड एनी ऑफ दैट, बल्कि आपको अपनी स्किन कलर में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जो भी आपका अपना स्किन कलर है, बी कॉन्फिडेंट इन दैट। आप अपनी स्किन पे ठीक है, इवन इफ इट इज़ व्हीटिश और ब्राउन, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन आई थिंक। आजकल हमने देखा है कि लड़कियों में या लड़कों में ये जो पिंपल्स आ रही हैं फेसेस पे और ये एक्नीज बढ़ रही हैं, ये बिफोर एज हम देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत ज़्यादा आ रही है, बच्चियों में भी। इसकी क्या वजह है? एक्नी प्यूबर्टी में तो वैसे ही हिट करती है आपको। जब आप टीन एज में होते हैं उसके बाद आपको एक दफ़ा एक्नी आनी होती है और आपके स्किन के फीचर्स एक दफ़ा स्किन ख़राब होती है, लेकिन इट विल सेटल ऑन। आप जब जैसे 20s में एंटर होंगे आई थिंक एक्नी ख़त्म हो जाती है। बाकी ये कि एक्नी कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं। आपको अपना टॉवल वगैरह जो है उसको, फेस टॉवल अगर आप यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो आई डू नॉट रिकमेंड फेस टॉवल्स भी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और जर्म्स उसमें पैदा हो जाते हैं। टिश्यू वगैरह यूज़ करें आप फेस पे, लेकिन उनमें यही है कि आप अपने टॉवल्स वगैरह को वॉश करवाएं, क्लीन रखें, अपने हाइजीन का थोड़ा ख्याल रखें। एक्नी उससे भी हो जाती है ट्रिगर ना। और कोई एलर्जीज़ वगैरह किसी के हाइपर सेंसिटिविटी किसी चीज़ से हो जाए, उससे एक्नी हो जाता है। तो इन चीज़ों को हमें फिर मद्देनज़र रखना होता है कि हम क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फेस पर, क्या नहीं। ऑल्सो आप अपने पिलो कवर्स को जो है हर दूसरे दिन चेंज करें उनको, उससे एक्नी हो जाता है। या दैट्स इट आई थिंक। आपका ये जो इदारा है एस्पायर स्किन केयर सेंटर जी। जो है, ये क्या क्या सर्विसेज दे रहा है? ये आमतौर पे ये समझा जाता है कि ये बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट होती है। क्या वाकई ये कॉस्टली होती है कि आम बंदा भी इसको जो है वो अफोर्ड कर सकता है? देखिए, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आप कौन सा वाला ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आप सिंपल कंसल्टेशन ले रहे हैं, उसकी तो कंसल्टेशन फ़ी हर डॉक्टर की होती है। बट हाँ, लोग समझते हैं कि शायद वो आएंगे और सिर्फ कंसल्टेशन लेंगे और कंसल्टेशन भी पे नहीं करेंगे, तो मतलब दैट्स रॉन्ग। बाकी ये है कि ट्रीटमेंट्स हमें जो मेडिसिन पीछे से मिल रही होती है, कंपनी से हमने भी चीज़ें परचेज़ करनी होती हैं, वो चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, अगर तो हम अच्छे स्टैंडर्ड्स वाला मटेरियल यूज़ करेंगे, वो कॉस्टली होता है। वो हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है। पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें बनती भी नहीं हैं। आइदर वो अमेरिका में बन रही होती हैं, यूरोप में बन रही होती हैं, कोरिया में बन रही होती हैं, हमें वहाँ से इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं चीज़ें। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम पेशेंट को फिर चार्ज करते हैं। जो भी वो ट्रीटमेंट लेगा उसके वो प्राइस अकॉर्डिंगली होगी उसकी, कि हमें किस पे मिल रहा है। बेसिक एक आम नॉर्मल स्किन के लिए आपकी क्या सर्विस चार्जेस हैं? जो एक नॉर्मल स्किन है, आई थिंक उसके लिए तो हम यही कहेंगे कि उसको हम एक अच्छी सी स्किन केयर रिकमेंड कर देंगे और उसका जो कंसर्न होगा हम उसको ट्रीट करेंगे। इफ़ समबडी हैज़ मार्क्स ऑन देयर फेस, तो हम उसको PRPs या माइक्रोनेडलिंग से ट्रीट कर लेंगे। और या मतलब जो भी इसका स्किन का कंसर्न है, हम स्किन कंसर्न ट्रीट करेंगे। किसी के अगर चेहरे पे बाल होंगे, हम उसको लेज़र हेयर रिमूवल कर लेंगे उसकी। और अगर किसी के हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, उसके लिए मीज़ोथेरेपी और हेयर PRPs होती हैं, PRGF होता है उसका, हम वो कर सकते हैं। और एक्सोसोम्स आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में इन हुए हैं, दे आर स्टेम सेल्स बेसिकली। तो वो हेयर फॉल के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। हेयर फॉल और बल्कि स्किन एक्सोसोम्स भी होते हैं इनफैक्ट, तो वी कैन यूज़ देम फॉर बोथ। आजकल लड़कियां कम उम्र में ये जो प्रोसीजर करवा रही होती हैं, फेशियल्स, ये लेग्स में, ये पूरे आर्म पे, फेस पे, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं लड़कियों? फेशियल्स के नुकसान ये हो सकते हैं कि एक तो सबसे पहले अगर आप सेलॉन फेशियल ले रहे हैं, उसमें आपका कंटेमिनेशन का बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं कि वो आपको हेपेटाइटिस और HIV और इस तरह की ट्रांसमिटेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं आजकल। ज़ाहिर हर टाइम से ही होती हैं, अभी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही हैं। और वहाँ से वो आप सेलॉन से वो कैरी कर सकते हो आप। दे आर नॉट यूजिंग सैनिटाइज थिंग्स एवरी टाइम। वहाँ पे सैनिटाइजेशन नहीं होती, वहाँ पे इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा होता कि आप हर चीज़ मतलब वो एक दूसरे को चीज़ें इस्तेमाल करा रहे होते हैं, एक दूसरे की ही सेम कंटेनर्स होते हैं, उन्हीं में वो एक का फेशियल कर रहे होते हैं, फिर दूसरे का भी उसी में रख के कर रहे होते हैं। तो ये नुकसान आता है कि आप वहाँ से डिजीज़ ले सकते हो, आप वहाँ से एक्नी ले सकते हो, आप वहाँ से मतलब डिफरेंट डिजीज़ ही बेसिकली आप ले सकते हो वहाँ से। कोई भी इस तरह ये पिंपल्स आते हैं फेस पे या इस तरह की कोई भी स्किन पे इशू आता है ना, तो लोग घरों में देसी टोटके यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो आप क्या समझती हैं, ये रिकमेंडेड है या इसको जिस तरह हम मेडिकली जाके अपना टेस्ट करवाते हैं या कोई भी इशू आता है पूरी बॉडी में तो बंदा डॉक्टर के पास जाता है, तो क्या स्किन के हवाले से भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए लड़के को या मर्दों को, जाके वो अपना प्रॉपर जिस तरह चेकअप होता है वो चेकअप कराएं प्रॉपर अपनी स्किन का? बिल्कुल ऐसा ही है जैसे डिजीज़ बाकी बॉडी की हैं। अगर स्किन की डिजीज़ है उसको भी एक बीमारी की तरह, डिजीज़ की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। वो आपके जो आप एक्नी की अगर बात कर रहे हैं, एक्नी वैसे नॉर्मली भी कुछ लोगों की एक्नी प्रोन स्किन होती है, वो भी हो सकती है। उसके अलावा कोई आपकी डिजीज़ हो सकती है, वो भी ट्रिगर कर सकती है। तो बिल्कुल आप अपना एक दफ़ा चेकअप करवाएं
और होम रेमेडीज़ की जहाँ तक बात है, ठीक है आप लोग होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी होम रेमेडीज़ भी होती हैं, घरेलू टोटके जिन्हें कहते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं। लेकिन वही बात है कि फिर हर ट्रीटमेंट हर किसी के लिए नहीं होता। तो जब आप घर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं कोई भी चीज़, आपको नहीं पता होता आप क्या चीज़ अपने फेस पे यूज़ कर रहे हैं और वो आपको सूट भी कर रही है या नहीं कर रही, वो उल्टा नुकसान ना दे रही हो। तो एटलीस्ट एक आध दफ़ा आप अपने डॉक्टर के जाके चेक करवा लें, डर्मेटोलॉजिस्ट को किसी को भी, या फिर वैसे किसी एस्थेटिक फिजिशियन को बेशक दिखा लें और उसके बाद उनसे रिकमेंड करवा लें कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो टेंशन या स्ट्रेस होता है बंदे का, ये भी स्किन पे इफेक्ट कर रहा होता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, आपके स्किन एंड हेयर दोनों पे। इनफैक्ट हेयर फॉल और ग्रेइंग ऑफ हेयर, अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर स्टार्ट हो सकती है स्ट्रेस की वजह से, लैक ऑफ स्लीप की वजह से। और स्किन पे भी आपके इनफैक्ट वो मिलाज़मा होने लग जाते हैं, जिसे हम छाइयाँ बोलते हैं आम अल्फाज में। और उसके अलावा रिंकल्स आपके स्टार्ट हो सकते हैं, आपकी स्किन विल लुक डेड। बेसिकली आपकी स्किन डेड ही लगेगी अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाएंगे। सो या स्ट्रेस तो वैसे ही किसी भी केस में नहीं अच्छा है, ये आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है, आपकी फिजिकल हेल्थ पे, आपकी अपीयरेंस पे, हर चीज़ पे इफेक्ट करता है। स्ट्रेस ले रहा है, वो मेंटली डिस्टर्ब है डेफिनेटली, तो क्या वो भी आपके पास आए, ट्रीटमेंट करवाए, चेकअप करवाए? उसके लिए मैं मैक्सिमम ये कर सकती हूँ कि मैं उनकी अच्छी सी काउंसलिंग कर सकती हूँ, दैट्स इट। बाकी ज़ाहिर है उनको अपने साइकाइट्रिस्ट वगैरह को दिखाना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा वाली कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। लेकिन या मैं ये कर सकती हूँ कि मैं अच्छा सा काउंसिल कर सकती हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अमूमी तौर पे हमने ये देखा है कि लोग कहते हैं जी पानी पिए, पानी जो है ना स्किन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन तो बिल्कुल इसमें क्या important है। कितनी सच्चाई है कि पानी वाकई इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए, ये बेनिफिशियल है? एक तो पानी रूटीन में अपनी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो तो पानी लेना है अपने, हम्म, तो क्या ये स्किन के लिए भी इसके असरअंदाज होता है ये? बिल्कुल। जब आप डिहाइड्रेटेड होंगे तो आपकी स्किन भी डिहाइड्रेटेड लगेगी और ड्राई लगेगी। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी कि पानी ट्रीटमेंट है हर चीज़ का। बेसिकली सोशल मीडिया ने ही ये नॉर्म बनाया हुआ है कि पानी पिए तो हर चीज़ ट्रीट हो जाएगी, हर चीज़ ट्रीट नहीं होगी। हाँ, ये है कि आपका जो डेली रिक्वायरमेंट होती है पानी की, आप वो अपनी कंप्लीट रखें और उससे बहुत ज़्यादा भी नहीं पिए, बहुत कम भी नहीं पिए। स्किन डिहाइड्रेट होगी तो वो भी ड्राई और डल लगेगी डेफिनेटली। तो अच्छा है, बेहतर है पानी तो पीना हमारे चाहिए। व्यूअर्स जो लाहौर हाँ, में नहीं है, आउट ऑफ सिटी हैं, लोकल एरियाज़ में बैठ के देख रहे हैं आपको, जी जी। उनको आप क्या कंसल्ट करेंगे कि घर में आप क्या मशवरा देंगे कि अपनी स्किन के लिए वो क्या ऐसे स्टेप ले सकती हैं लड़कियां या लड़के, ताकि वो अपनी स्किन का ख्याल रख सकें फ्री ऑफ कॉस्ट? स्किन का ख्याल ये है कि स्किन केयर पे बहुत ज़्यादा आप स्पेंड मत करें। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत किसी को भी नहीं है स्किन पे लगाने के लिए। अगर आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, उस पर कोई चीज़ नहीं है, तो यू डू नॉट नीड एनी ट्रीटमेंट। बस आप अपना अच्छा सा फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र एंड सन ब्लॉक रखें, दैट इज़ इट। उसके अलावा अगर कोई आपका छोटा बहुत प्रॉब्लम है भी, तो जस्ट गो टू अ डॉक्टर एंड गेट दैट थिंग ट्रीटेड। उसके अलावा आप सोशल मीडिया पे देख कर के अच्छा अभी ये चीज़ बहुत वायरल चल रही है तो मैं ये भी यूज़ कर लूँ, वो चीज़ वायरल चल रही है मैं वो भी यूज़ कर लूँ, नहीं, इट इज़ नॉट इफेक्टिव फॉर एवरीवन। एंड ये कि वो उल्टा आपको नुकसान दे सकती हैं वाली चीज़ें। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि रेटिनॉल क्रीम्स वगैरह बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, रेटिनॉइड्स और विटामिन सी, कुछ मतलब इस तरह के कंपोनेंट्स हैं जो कि थोड़े हार्श हो सकते हैं आपकी स्किन के लिए। आप सोशल मीडिया से खुद को ट्रीट मत करें, आपको कुछ नहीं चाहिए आपकी स्किन के ऊपर फ़िलहाल। अगर आपकी नॉर्मल स्किन, आपको कुछ नहीं चाहिए, एंड जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। मैंने देखा है कि लाहौर में जगह जगह एस्थेटिक क्लिनिक जो है ना वो ओपन हुए हुए हैं, बिल्कुल ऐसा ही तो है। इसकी क्या वजह है? इतनी मार्केट में डिमांड है या ये इसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं, या इसमें क्या है कि हर जगह पे जगह जगह हम देख रहे हैं कि एस्थेटिक क्लिनिक खुले हुए हैं? क्योंकि अथेंटिक अदारे भी हैं, या आपके अदारे का क्या स्टेटस है? और मार्केट में इतने ज़्यादा ये डिपार्टमेंट या अदारे या क्लिनिक्स खुले हुए हैं जगह जगह, उससे वाले से भी आप बताएं कि लोगों को क्या चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए किसी भी एस्थेटिक क्लिनिक में जाने से पहले? एस्थेटिक क्लिनिक में जाने से पहले सबसे पहले तो आप ये देखेंगे वो कोई वहाँ पे कोई एस्थेटिक डॉक्टर, मतलब ऑथेंटिक डॉक्टर एमबीबीएस है भी या नहीं है। क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि लाहौर में बहुत जगह खुले हुए हैं, बिल्कुल बहुत जगह जगह खुले हुए हैं, लेकिन हर जगह पे डॉक्टर है भी नहीं, दे आर जस्ट टेक्नीशियंस। और उनको लाइक मशीनरी और हर चीज़ लेके वो रख लेते हैं, लेकिन ये है कि वो फिर मिस ट्रीटमेंट वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पे लोग जो है उसको मिस ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको नहीं पता होता कि किसकी स्किन पे हमें क्या चीज़ कैसे ट्रीट करनी है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, समटाइम्स बहुत नुकसान करवा के भी फिर डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं कि हमने फ़लाँ जगह से ये करवाया था तो ये हो गया अब। तो बात ये कि सबसे पहले आपको अगर देखना है कि आप किसी जा रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट या क्लिनिक पे कहीं पर जा रहे हैं, तो आप ये चेक करें कि वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल भी है या नहीं है, वहाँ पे आप किससे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसका आजकल बहुत ज़्यादा रुझान स्किन केयर का आ रहा है, सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हुई है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा स्किन केयर जो है वो उसकी तरफ लोग मूव कर रहे हैं आजकल, स्किन कंसर्न को अब ट्रीट करने की तरफ मूव कर रहे हैं। पहले तो
इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी आई थिंक, तो इसलिए एस्थेटिक क्लिनिक भी ज़्यादा खुले हुए हैं। बट ज़्यादा मेनली इसलिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉन डिग्री होल्डर्स आजकल एस्थेटिक क्लिनिक खोल कर बैठे हुए हैं। सो ये फेशियल और हाइड्रा फेशियल में क्या फ़र्क होता है? जो कन्वेंशनल फेशियल होता है उसमें कोई मशीन्स वगैरह यूज़ नहीं होती। हाइड्रा फेशियल की एक पर्टिकुलर डिफरेंट मशीन होती है और उसमें टूल्स वगैरह यूज़ होते हैं। और ये आज के लोग कह रहे होते हैं कि 14 स्टेप्स, 7 स्टेप्स, 8 स्टेप्स, तो ये मशीन पे डिपेंड करता है आपकी मशीन कौन सी है, आप उसमें वो कितने टूल्स हैं, उन टूल्स को बेसिकली स्टेप्स बोलते हैं। तो वो सब टूल्स जितने यूज़ होते हैं वो उतने स्टेप का हाइड्रा फेशियल होता है। और हाइड्रा फेशियल बेसिकली एक ट्रीटमेंट है, उसमें हम थोड़ा स्लाइट कुछ ऐसे सीरम्स यूज़ होते हैं जो कि हल्के से लेवल पे हम कहेंगे कि ट्रीट कर रहे होते हैं। हालांकि ऑन द अदर हैंड जो आप कन्वेंशनल सेलॉन फेशियल्स होते हैं उसमें स्किन पॉलिशिंग वगैरह यूज़ हो रही होती है और उसमें स्क्रब्स बहुत हार्श यूज़ हो रहे होते हैं विच बेसिकली आर नॉट गुड फॉर स्किन। लेकिन ठीक है, वंस इन अ वाइल अगर आप वो भी लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। मिस ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि 35 से 40 साल की एज में ना ये झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं आइज़ में, फोरहेड पे, ये पूरी फेस पे, जी जी। तो उसके लिए ट्रीटमेंट कब से स्टार्ट करने चाहिए या कब आफ्टर 6 मंथ या 4 मंथ ट्रीटमेंट इसकी लेनी चाहिए? और ये लॉन्ग टर्म इसका सोल्यूशन होता है कि या फिर ट्रीटमेंट के बाद फिर ये इसी तरह हो जाती है स्किन? जो झुर्रियाँ हैं बेसिकली वो एक एज का प्रोसेस है, एजिंग प्रोसेस है। वो कुछ लोगों को 35 के बाद आने लग जाती हैं, कुछ को बहुत अर्ली एज में आने लग जाती हैं, कुछ को बहुत देर बाद आती हैं। तो एक तो ये जेनेटिक्स में होता है, दूसरा ये कि स्किन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है कोलेजन की प्रोडक्शन जो होती है वो स्किन में कम, कोलेजन की क्वांटिटी कम होने लग जाती है स्किन में बेसिकली, उसकी वजह से झुर्रियाँ आती हैं। तो इसके ट्रीटमेंट्स में बोटॉक्स और फिलर्स या इनके कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है या फिर थ्रेड लिफ्ट्स वगैरह होते हैं। तो ये है कि बोटॉक्स जो है वो इफेक्टिव होता है फॉर 4 मंथ्स। 4 to 6 मंथ्स के बाद आपको बोटॉक्स अगर आप करवा रहे हैं रिंकल्स के लिए तो वो रिपीट करवाने पड़ेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप कहीं पे आपके जो फिलर्स करवा रहे हैं तो फिलर्स तकरीबन 18 से 24 महीने तक, मतलब कि 2 साल तक तकरीबन निकल सकते हैं आपके, 1.5 से 2 साल तक। तो यही इनका टाइम है। इसके बार बार लाइक अगर बोटॉक्स करवाते हैं उसका आपको साल में 2 सेशंस लेने पड़ते हैं और फिलर्स फिर लॉन्ग टर्म होते हैं। इसकी कितनी सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज चार्जेस क्या होते हैं ये डिपेंड करता है आप कौन से एरिया पे करवा रहे हैं, कौन से ब्रांड का आप यूज़ कर रहे हैं, कितना आप यूज़ कर रहे हैं, कितने यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं आप बेसिकली मेडिसिन का किसी पेशेंट पे। तो ये हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। मर्द हजरात तो बिल्कुल जो है ना अपनी स्किन पे बिल्कुल ख्याल रखते, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि आपने कोई फैमिली पैकेज भी निकाला हुआ है ताकि हर बंदा, आजकल तो पैकेज चल रहे हैं हर जगह, हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि आपके पास फैमिली सोल्यूशन है कि पूरी फैमिली जो है आपके पास अपनी स्किन के लिए वो पैकेज कोई मंथली या कोई मेंबरशिप कार्ड या किस तरह आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं? बिल्कुल, हमने रिसेंटली अपना मेंबरशिप कार्ड लॉन्च किया था जिस पे अभी हम दे रहे हैं फैमिलीज़ को लाइक 50 अप टू 50% ऑफ होगा ऑन ऑल ट्रीटमेंट्स। तो उसका मेंबरशिप कार्ड का ये सीन है कि यू विल परचेज वंस और इसके बाद आप फिर लाइक पूरे साल आप अप टू 50% ऑफ पे ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं, पूरी फैमिली जो भी होगी उनकी। और बाकी ये कि जो आप कह रहे थे कि मदर्स वगैरह अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखी होती हैं, फिर कुछ बच्चे अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखी होती, तो स्किन केयर इंपॉर्टेंट तो है बिल्कुल, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई कॉन्शियस होता है थोड़ा बहुत और हर किसी को होता है शौक कि थोड़ा सा अच्छा लगे और बाहर प्रेजेंटेबल इंसान लग रहा हो। तो स्किन केयर तो सबको करनी चाहिए आई थिंक, अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए, जो भी आपकी स्किन का कंसर्न है उसको ट्रीट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप डिले भी करेंगे तो वो फिर ट्रीटमेंट उतना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल एज इनके एक्सपेंसिव हो जाता है और फिर लोग कहते हैं कि हम ये भी नहीं कर सकते वो भी नहीं कर सकते एंड ऑल। पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू किया था तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने बताया था कि ये जो हम लोशन वगैरह या बॉडी सोप यूज़ करते हैं लिक्विड की शेप में, वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। आप क्या समझती हैं, आप स्किन को बड़ा समझती हैं क्लोजली, क्या ये जो हम लड़कियाँ या बच्चे छोटी एज में ये यूज़ करते हैं लिक्विड को, क्या ये वाकई बॉडी के लिए कितना नुकसानदेह है? नहीं, डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सा सोप या फिर आप बॉडी शावर की बात कर रहे हैं, बेसिकली आप वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला यूज़ करें। कुछ में हार्श केमिकल्स होते हैं, कुछ बहुत माइल्ड सोप्स होते हैं, जो इवन बेबी सोप्स वगैरह फिर बेबी वो बॉडी शावर्स आते हैं वो तो बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते। आई थिंक उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं होते, हार्श केमिकल्स नहीं होते। ये बात है कि अब जो बड़ों की स्किन केयर या फिर बड़ों वाले जो सोप्स वगैरह हैं वो बच्चे नहीं यूज़ करें, अर्ली एज में वो यूज़ नहीं करें, क्योंकि वो थोड़े उनकी एक बेबी स्किन होती है, वो सॉफ्ट स्किन होती है, उस पर बहुत जल्दी कोई भी चीज़ रिएक्ट कर सकती है। तो आप मतलब जो बड़ों वाली चीज़ें हैं, बॉडी शावर्स वगैरह बड़ों वाले हैं, वो बच्चे फिर यूज़ नहीं करें, उनकी स्किन पे वो रिएक्ट कर सकता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कार्बन फेशियल्स क्या होता है और इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं? कार्बन फेशियल में ये होता है कि हम एक चारकोल या जो कार्बन की लेयर एक फेस पे लगाते हैं पेशेंट के और उसके बाद ड्राई होने के बाद हम लेज़र के थ्रू वो रिमूव करते हैं। इससे ये है कि जो सन टैन वगैरह होता है या फिर जो टैनिंग हाइपर पिगमेंटेशन स्किन के ऊपर हुई होती है वो रिमूव हो जाती है साथ।
और इसके आप नुकसानात पूछ रहे हैं, तो ये है कि अगर कोई इनएक्सपीरियंस इंसान करेगा तो उसकी वजह से आपको बर्न्स हो सकते हैं, या फिर अगर आपको कार्बन से ही एलर्जी हो, आपका पैच टेस्ट नहीं कोई करता वहाँ पे, आपको कार्बन से एलर्जी होती है तो आपको रिएक्शन से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है उससे। और हर किसी को ये सूट नहीं करता, हर किसी को ये चाहिए भी नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता। तो आप अपने डॉक्टर से उनको अपनी स्किन दिखाएं, अगर वो रिकमेंड करते हैं फिर करवाएं, वरना हर किसी के लिए तो ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, एस्थेटिक क्लिनिक में कौन सी ऐसी जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सर्विसेज कौन सी होती है? डिमांडिंग प्रोसीजर्स आजकल लेज़र हेयर रिमूवल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, उसके अलावा PRPs माइक्रो नीडलिंग बहुत लोग करवा रहे हैं, बहुत डिमांड में है और अच्छे रिजल्ट्स भी हैं इनके। माइक्रो नीडलिंग आजकल हम थोड़ा सा उसको करने लग गए हैं कि उसकी वजह से लोग पोस्ट केयर नहीं करते, अपने माइक्रो नीडलिंग करवा कर उसके बाद अपनी जो पोस्ट प्रोसीजर केयर होती है वो नहीं करते, फिर उससे नुकसानात भी हो जाते हैं कि वो मिलाजमा या हाइपर पिगमेंटेशन और निशानात उनके फेस पे बन सकते हैं। लेकिन अगर इंसान अच्छी केयर करे, उसके बाद कोई भी ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपने अपनी जो उसकी पोस्ट प्रोसीजर केयर है वो खुद करनी है, वो अच्छी सी करते हैं तो स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। और PRPs माइक्रो नीडलिंग्स, PRGF, एक्सोसोम्स और लेज़र हेयर रिमूवल, लेज़र फेशियल्स वगैरह जो हैं ये बहुत इन डिमांड है। हाइड्रा फेशियल्स बहुत इन डिमांड है आजकल। तो बोटॉक्स और फिलर्स थोड़ा वो आगे आ जाते हैं, थोड़ा एडवांस प्रोसीजर्स आ जाते हैं, लेकिन स्टिल दे आर इन डिमांड। अच्छा ये बताइए, हम लड़कियों के तो हेयर रिमूवल हम देख रहे हैं बॉडी पे लोग करवा रही होती हैं, क्या जो मर्दों के बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा शोल्डर पे या बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं, क्या उनकी भी कोई ट्रीटमेंट ऐसी है कि वो अपनी अगर हेयर रिमूव करवाते हैं तो उनकी बॉडी में इफेक्ट नहीं होगा कोई? नहीं बिल्कुल। क्योंकि हम मर्दों की भी बात कर रहे हैं, क्या लड़कियों की तो हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, मर्दों के हवाले से ही बताएं कोई ऐसी ट्रीटमेंट है? नहीं, मैं इन जनरल जो बात करी मैं मर्द और औरत दोनों के लिए ही बातें करी हूँ बेसिकली। Okay. लेकिन जो लेज़र हेयर रिमूवल है बिल्कुल मर्द भी करवाते हैं, लोग करवाते हैं, अपनी बियर्ड लाइन वगैरह इनफैक्ट लड़के बनवाते होते हैं। और बिल्कुल आप शोल्डर्स के बाल कह रहे हैं, लोग करवाते हैं, बॉडी से करवाते होते हैं लेज़र हेयर रिमूवल्स, और इफेक्टिव है, इक्वली इफेक्टिव है। लाइक मर्द का ये होता है कि उनके बाल थोड़े जल्दी आ जाते हैं, फिर ज़्यादा थिक बाल होता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके बालों की टाइप क्या है, आपके थिक बाल है, थिन बाल है, उस पर लेज़र्स भी फिर डिफरेंट मशीन्स डिफरेंट यूज़ होती हैं हर बाल के लिए, हर किस्म के बाल के लिए इनफैक्ट। तो मर्द भी करवाते हैं और भी इसकी करवाते कितनी हैं। लाइफ होती है, कितना टाइम निकाल देते हैं ये हेयर रिमूवल जो होते हैं मर्दों के लिए? मर्द और औरत दोनों के लिए अप्रॉक्सीमेटली जो हेयर ग्रोथ का साइकिल होता है ना, वो 21 से 22 मतलब 25 दिन के दरमियान का होता है। तो आपको 25 डेज़ के बाद आपको जो कुछ इनिशियल सेशंस हैं वो 25 डेज़ के बाद 1 मंथ के बाद लेने पड़ते हैं। उसके बाद फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड हो जाता है, फिर आपको 2 महीने पे शिफ्ट हो जाते हैं, 3 महीने पे शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर लोगों के 6-6 महीने आप मेंटेनेंस पे आ जाते हो, फिर 6-6 महीने बाल नहीं आते, तो फिर आप 6 मंथ्स बाद लेंगे। क्या आपके पास कोई परमानेंट सोल्यूशन भी है? कुछ लड़कियों को ये बियर पे या ये मूँछों पे बाल आते हैं, इसका परमानेंट ट्रीटमेंट भी है आपके पास में? दुनिया में हेयर रिमूवल का परमानेंट जो ट्रीटमेंट है वो आई गेस एक ही है, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। वो हम यूजुअली जो ग्रे हेयर होते हैं, लाइक जिनकी औरतों के फेस पे भी अगर ग्रे कलर का बाल हो जाए, जो बड़ी एज की ख्वातीन होती हैं उनका वाइट बाल आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस फिर हम उनकी वाइट बालों के लिए करते हैं। इतना एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस नहीं किया जाता ये, क्योंकि एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसीजर बन जाता है, आपको एक एक बाल को टारगेट करके उसको रिमूव करना पड़ता है, तो और सेशंस मल्टीपल होते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा लाइक कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है और उतना लाइक पेशेंट इतना पे नहीं करते। सो या डॉक्टर साहब ये बताएं, आजकल बहुत ज़्यादा लोग ना अपनी बॉडी की रीशेपिंग करवाते हैं, जैसे लिपसिंग की, नोज़ रीशेपिंग हो रही है आजकल, यानी वो बंदा 0 मिनट हो जाता है, फिर जैसा ये जंग लग रहा होता है, तो क्या ये भी आपकी ट्रीटमेंट यहाँ पे कर रही है? ये प्रैक्टिकल है वैसे यहाँ पे पाकिस्तान में? जी बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये सब कुछ, और ये चीज़ें आप अगर रीशेपिंग की बात करें, लिप फिलर्स वगैरह हो सकते हैं, आप लिप्स की जो बात कर रहे हैं तो फिलर्स यूज़ हो सकते हैं, बोटॉक्स यूज़ हो सकते हैं, नोज़ रीशेपिंग लिक्विड राइनोप्लास्टी से फिलर्स के थ्रू हम कर सकते हैं। और ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है और रिंकल्स आ जाते हैं फेस पे, तो उनके लिए भी हम यही सिमिलर ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो कि बोटॉक्स कर रहे होते हैं फॉर रिंकल्स एंड फिलर्स कर रहे होते हैं हम, जहाँ पे भी आपकी अंडर आई हेलोनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, जो होलोनेस हो जाती है, उसके लिए फिलर्स हम कर लेते हैं। तो रीशेपिंग ऑफ फेस भी उसी के थ्रू होती है, हम कहाँ पे क्या चीज़ प्लेस कर रहे हैं उस चीज़ का फ़र्क होता है बस, और बिल्कुल ये यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। नहीं, बहुत से लोग आजकल हमारे बड़े बड़े मशहूर शख्सियात जो है ना आजकल अपनी बॉडी को रीशेपिंग करवा रही हैं, बिल्कुल अपने लिप्स को, जिनके बड़े बड़े लिप्स हैं मेरी तरह, वो भी अपने सेट करवा रहे हैं, नोज़ की रीशेपिंग हो रही है, क्या ये प्रैक्टिकल है या ये टेम्परेरी सारा सोल्यूशन है? नहीं, कुछ भी परमानेंट तो जो होती हैं ट्रीटमेंट्स वो सर्जरी से ही हो सकते हैं, वो प्लास्टिक सर्जरी का नहीं शुरू रहता है, लेकिन बिल्कुल सर्जरी टेम्परेरी ही होता है ये, लाइक 2 साल का इनका ड्यूरेशन होता है, और आपको टचअप सेशंस करने पड़ते हैं दरमियान में, बोटॉक्स के जो होते हैं वो सेशंस आपको एवरी 6 मंथ्स करने पड़ते हैं,
और बिल्कुल बड़े बड़े शख्सियात, बहुत सेलिब्रिटीज़ जो हैं, इवन एक्टर्स वगैरह, और इवन द पीपल, नॉर्मल पीपल, दे आर हैविंग इट डन। तो इस चीज़ का कोई इतना वो नहीं होता कि आप इसका परमानेंट नहीं होते। आप बिल्कुल फिलर्स वगैरह करा रहे होते हैं, बोटॉक्स करवा रहे होते हैं, और ये चीज़ें ट्रीटेबल हैं, हो जाती हैं और रिवर्सिबल भी हैं। हैंड रिंकल्स फॉर ब्राइट हेल्दी हैंड, ये क्या ट्रीटमेंट है? जी, हम हैंड रिंकल्स के लिए कर सकते हैं, नैनो फैट ग्राफ्टिंग हो सकती है आपके हैंड्स में। इसके अलावा पीआरपीज़ और माइक्रोनीडलिंग वगैरह हैंड की भी होती है, एक्सोसोम्स हैंड के होते हैं। लाइक हर एक जो स्किन का ट्रीटमेंट है, हैंड टू हैव स्किन ना, तो स्किन के ट्रीटमेंट्स जो भी हैं, आप अगर फेस के लिए, बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो हैंड्स के लिए भी वही सब प्रोसीजर्स होते हैं, सिमिलर प्रोसीजर्स हैं। लोग अपने बॉडी पे टैटूज़ बनवाते हैं, ये जी, टैटूज़ जी। रिमूवल और बर्थ मार्क जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ना, कुछ लोग कॉन्शियस हैं, वो रिमूवल होती नहीं है उनकी। तो क्या उनकी जो बाय नेचुरल बच्चों में फेस पे कुछ जगह पे किसी को बॉडी में होते हैं, वो कैसे रिमूव हो सकते हैं, या आपकी ट्रीटमेंट सर्विस दे रहे हैं आप? बिल्कुल, ये ट्रीटमेंट सर्विस होता है, लाइक ट्रीटेबल चीज़ें हैं। बर्थ मार्क्स बाय बर्थ बच्चों पे कुछ के फेस पे निशान होते हैं, कहीं ना कहीं बॉडी पे कहीं पे भी हो सकते हैं, बट जिनके फेस पे निशान होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि उसको हम रिमूव करवा लें। तो उसके लिए पीको लेज़र और क्यू स्विच वगैरह होती है। ऑन द अदर हैंड, टैटू रिमूवल भी हम पीको लेज़र्स वगैरह से करवा सकते हैं। इसके मल्टीपल सेशंस होते हैं, और जिन्होंने भी टैटूज़ बनवा के फिर बाद में रिग्रेट कर रहे होते हैं, वी डोंट वांट दैट टैटू एनी मोर, तो फिर आप उसको रिमूव करवा सकते हैं क्यू स्विच एंड पीको लेज़र के थ्रू। आईब्रो माइक्रोब्लेडिंग क्या होती है? आईब्रो माइक्रोब्लेडिंग में हम ये करते हैं कि जिनके बाय बर्थ या फिर किसी भी वजह से, किसी बीमारी वगैरह की वजह से आईब्रो से बाल उड़ जाएं या कम हो, वैसे नेचुरली किसी के बाल कम होते हैं, तो वहाँ पे हम माइक्रोब्लेडिंग के थ्रू इंक ट्रांसफ़र कर देते हैं आपकी स्किन के अंदर, विच लास्ट फॉर 1 ईयर और सो। तो आपके आपको हर रोज़ आईब्रोज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू विल हैव बनी बनाई आईब्रोज हर रोज़ अबाउट के, इट विल बी लाइक टैटूइंग द आईब्रोज ऑन टू योर फेस। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आजकल फैट बर्निंग इंजेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्ल्स यूज़ कर रही हैं, लड़कियाँ यूज़ कर रही हैं, तो इसके मतलब बताइएगा ये इसका क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान नहीं, फैट बर्निंग इंजेक्शंस बेसिकली इंजेक्शंस होते हैं आपके फैट बर्निंग, फैट रिडक्शन ओवरऑल बॉडी में डिफरेंट प्रोसीजर से हो सकती है, जिसमें क्रायोलाइपोलाइसिस हो सकते हैं, आप ड्रिप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लाइपोसक्शंस हो सकती हैं, और फैट बर्निंग इंजेक्शंस होते हैं लोकलाइज्ड फैट को कम करने के लिए, जिनके जैसे कुछ लोगों के बाजू पे बहुत ज़्यादा फैट होता है, एब्डोमेन पे फैट होता है, डबल चिन में फैट होता है, और वो चाहते हैं कि हमें बाकी सब ठीक है, हमारा सिर्फ ये वाला फैट का एरिया इसको कम कर दें, यहाँ से फैट बर्न हो जाए, तो उसके लिए हम फैट बर्निंग इंजेक्शन यूज़ करते हैं। और वो हम जिस एरिया का टारगेटेड फ़ैट रिमूवल के लिए, फ़ैट रिडक्शन के लिए टारगेटेड, उसके लिए हम वो यूज़ करते हैं, वहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, एंड कुछ सेशंस होते हैं, उसके बाद वहाँ से वो फ़ैट रिमूव हो जाएगा। सो बेसिकली फ़ैट बर्निंग इंजेक्शन ये है। कंटोरिंग के लिए वो लोग यूज़ करते हैं, आपके फेस की कंटोरिंग के लिए, आर्म्स कंटोरिंग, एब्डोमिनल कंटोरिंग, इस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है फ़ैट बर्निंग सी ये इंजेक्शन। बताइएगा कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ एस्थेटिक इंडस्ट्री, एस्थेटिक क्लिनिक्स, स्किन केयर इंडस्ट्री, इसका क्या फ्यूचर देख रही हैं पाकिस्तान में? आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली गुड इन पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, और अब इस बात पे बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस भी होना स्टार्ट हो गया हुआ है फ़िलहाल, तो कि कहाँ पे डॉक्टर्स हैं, कहाँ पे नहीं हैं एंड ऑल। तो ये इसका अच्छा फ्यूचर होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान में। लोग बहुत ज़्यादा इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। इनफैक्ट अब डॉक्टर्स प्रेफरेबली, मी माई सेल्फ हैव प्रेफरेबली सिलेक्टेड टू बी एन एस्थेटिक फिजिशियन, तो लोग प्रेफर करने लग गए हैं कि अब हम इस तरफ जाएँ, क्योंकि इसका अच्छा फ्यूचर है इंशाल्लाह। डॉक्टर रामीन, क्या एस्पायर स्किन एस्थेटिक में क्या स्पेशल लेके आ रही हैं पाकिस्तान के लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, वुमेंस के लिए, मर्दों के लिए, क्या ऐसी स्किन ट्रीटमेंट लेके आ रही हैं जो कि समझें कि आप एक नई प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर रही हो पाकिस्तान में? फ़िलहाल नई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करी, बट आई कैन अश्योर यू कि जो मैं प्रोसीजर करूँगी वो बहुत अच्छे प्रोसीजर्स होंगे। सो या यहाँ पे एस्पायर स्किन एस्थेटिक्स पे आई एम ट्रीटिंग द प्रोसीजर्स एंड आई डू इट वेरी ऑनेस्टली। आई वर्क विद ऑनेस्टी इन जनरल ना, तो पेशेंट्स के साथ, पेशेंट्स को बताना होता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप ओवर ट्रीट नहीं करें पेशेंट्स को, अपने बेनिफिट के लिए, अपनी चीज़ों के लिए आप ओवर ट्रीट नहीं कर सकते पेशेंट्स को। तो बस ये कि मेरे यहाँ पे ये स्पेशल होगा कि मैं सिर्फ वही बताऊँगी जो आपको चाहिए होगा, उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट्स नहीं बताऊँगी आपको बिल्कुल भी, और आई विल ट्रीट यू विद ऑनेस्टी। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन तो बड़ा सख्त है, लेकिन चूंकि डिस्कसेबल है और मार्केट में डिस्कस भी हो रहा है, हमारी जो बहनें हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो जो अपनी बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स की ट्रीटमेंट करवा रही हैं, इसके मतलब आप बताएं कि ये कितना लोग बाहर जाके भी इतना पैसा लगा रही हैं, पाकिस्तान में भी, इसके मतलब आप ज़रा बताएं कि ये कितना सीरियस है और इसको आप किस तरह आप देख रही हैं एज ए मेडिकल एक्सपर्ट और डॉक्टर होने के नाते?
ठीक है, एस्थेटिक गायनेकोलॉजी या फिर कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी की तरफ हम जाएँ तो वो ट्रीटमेंट्स डिफरेंट होते हैं। कुछ लड़कियों की रिक्वायरमेंट होती है, उनको चाहिए होता है। तो ये ज़रूरी हर किसी के लिए नहीं है। अगर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है तो वो करवा सकता है ट्रीटमेंट, बेशक करवाए। बेसिकली जो एस्थेटिक्स है ना, इसमें बंदे की चॉइस बहुत मैटर करती है कि अगर आपकी चॉइस है, आप करवाना चाहते हैं कोई चीज़ तो आप करवाएँ, अगर आप नहीं करवाना चाहते दैट इज़ अप टू यू। तो पाकिस्तान में हाँ, पहले बाहर लोग जाके करवाते थे, अब पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स हैं, एवरीबडी इज़ डूइंग दैट। तो या यू कैन कम एंड गेट दोज ट्रीटमेंट्स डन इन पाकिस्तान एज़ वेल। नहीं, आप क्या समझती हैं कि आप लोगों को करवानी चाहिए, या इसको जो भी जिस तरह आपने बात की कि अल्लाह ने जिस तरह इंसान को बनाया है वो परफेक्ट है, तो आप इस सेंस में क्या कहती हैं? बिल्कुल, मैं का कहती क्या हूँ कि मैसेज है? अल्लाह ताला ने जिस इंसान को बनाया है वो परफेक्ट है, बट समटाइम्स कोई लोग नहीं, थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं अपनी कुछ चीज़ों को लेकर। तो अगर किसी की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा किसी बात का आ रहा है, कोई इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बात कर रही है, तो आप उसको ट्रीट कर लो। इट इज़ बेटर आप उसको ट्रीट करो, ताकि और बी सेटिस्फाइड विद योर ओन सेल्फ। आप अपने आप को अच्छे से, लाइक मुझे पर्सनली मेकअप करना बहुत पसंद है। आई डू दैट अ लॉट। तो ये बात है कि मैं करूँगी क्योंकि मुझे खुशी मिलती है। ऐसा नहीं है कि मैं अब बस किसी को दिखाने के लिए कर रही हूँ, फिर वैसे फॉर द कैमरा और एनीथिंग कर रही हूँ। नो, आई पर्सनली एन्जॉय डूइंग दैट। लाइक आई वेक अप और फिर मुझे लगता है कि मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता तब तक मैं अच्छे से, मतलब मैं कहीं अगर बाहर जाना हो, नॉट एवरी डे, बट ये कि अगर कहीं बाहर जाना हो तो मुझे लगता है कि मैं फ्रेश फील खुद करती हूँ, मैं खुद अच्छा फील करती हूँ। तो बेसिकली इज़ अ चॉइस। आपको अगर लगता है कि आप किसी चीज़ को करोगे और उसके बाद फिर आप अच्छा फील करोगे तो जस्ट डू दैट। आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आप करो। जो आपका दिल करता है आप करवा सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि हमारी जो शादीशुदा जोड़े हैं हम्म। उनके हवाले से भी आप थोड़ा सा बता दें कि जो हम बहुत सारी हमने देखे आजकल तलाक की जो हमारे ना हमने देखी हैं कि लड़कियां घरों में या औरतें ना खुद को तैयार नहीं रखती हैं, मर्द कहते हैं जो खूबसूरत नहीं लगती हमारी जो है ना वाइफ। तो आप इसके मतलब क्या कहेंगी, स्किन कितनी इंपॉर्टेंट है ताकि जब घर में आए मर्द भी आए तो वो भी ज़रा टेंशन फ्री हो, हाँ भी हमारी जो बेगम आज बहुत अच्छी लग रही है। तो आप अपनी लड़कियों को क्या पैगाम देगी, शादीशुदा जो बहनें हैं जो आपको देख रही हैं? नहीं, अपना ख्याल रखना हर किसी पे फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ क्या, मतलब अपना ख्याल हर किसी को रखना चाहिए, बी इट अ वुमन और अ मैन। मर्द और औरत दोनों को ही अपना ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ठीक है, आप हर टाइम अनएक्सपेक्टेड वो जो है ना अनरियलिस्टिक से आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, किसी से भी, अपने पार्टनर से नहीं रखनी चाहिए आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। एट द एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब में फ्लॉज हो सकते हैं, मसले सब में होते हैं, स्किन सबकी पे निशान वगैरह सब कुछ होता है, नेचुरल स्किन है ना। ये ही चीज़ है जो हमें इंसान बनाती है। सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें किसी से भी। बाकी ये कि अपना जो जितना अप्रोप्रिएट ख्याल, अपनी हाइजीन का ख्याल, अपनी स्किन का जो अप्रोप्रिएट थोड़ा सा ख्याल है वो रखें, ज़रूर रखें, क्योंकि हर किसी को अच्छा दिखना तो हर किसी को पसंद होता है। तो बस ये। कोई एक लास्ट कोई ऐसी ट्रीटमेंट बता दें जो हर बंदा घर में अपनी स्किन को बेहतर लगने के लिए, ग्लो रखने के लिए या उसकी केयरिंग के लिए कोई नॉर्मल ट्रीटमेंट आप बता दें हमारे व्यूअर्स को। ट्रीटमेंट नहीं, बट आई वुड रिकमेंड कि हर कोई सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करे प्लीज़। और अगर कोई ट्रीटमेंट करवाता है तो प्लीज़ उसके बाद जो आपका डॉक्टर आपको बता रहा है कि इसके पोस्ट प्रोसीजर केयर ये है वो लाजमी करें। और सेकेंडली ये कि सन ब्लॉक यूज़ करें, बिकॉज सन जो है, सन डैमेज आपकी स्किन को उतना ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा होता है, आपको पता भी नहीं होता, डेली बेसिस पे कर रहा होता है। यूवी रेडिएशंस होती हैं और आपकी एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है, आपकी हाइपरपिगमेंटेशन हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्किन कंसर्न्स जो हैं वो सन डैमेज से स्टार्ट होते हैं। तो आपको अपना, मैं अगर आप कहेंगे कि हर किसी के लिए मैं एक ट्रीटमेंट रिकमेंड करूँगी तो आई से कि सन ब्लॉक यूज़ करें, बट वो वाला जो आपको सूट करे, नॉट द वन जो कि आपको रिएक्ट कर रहा हो। तो आप रिकमेंड कर दें कौन सा सन ब्लॉक यूज़? कि मेडिकेटेड सनब्लॉक आप कोई भी इस्तेमाल कर लें, कोई कॉस्मेटिक वाले सनब्लॉक्स नहीं यूज़ करें क्योंकि उसमें टेंट्स वगैरह होते हैं, वो भी आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो जस्ट यूज़ सम मेडिकेटेड सनब्लॉक। जो सीबम कंट्रोल वाले होते हैं वो ऑयली स्किन के लिए होते हैं, जो फिजिकल सन ब्लॉक्स होते हैं बाकी वो भी यूज़ आप कर सकते हैं। क्रीम बेस्ड यूज़ कर सकते हैं आप सन ब्लॉक, वाटर बेस्ड यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो आपको लगे कि आपकी स्किन पे सूट कर रहा है वो वाला सन ब्लॉक यूज़ करें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रामीन साहबा, बहुत मज़ा आया आपके साथ गुफ्तगू करके। और स्पेशली मैं साथ साथ ये भी बताता जाऊँ कि प्रॉपर 5 इयर्स MBBS डॉक्टर हैं और एस्थेटिक सर्विसेज यहाँ पे दे रही हैं और बहुत ज़बरदस्त ये अदारा है। यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई। अभी आपको पूरा इनका सेटअप दिखाते हैं और हम रिकमेंड करते हैं कि जो भी स्किन के हवाले से किसी भी तरह की कोई ट्रीटमेंट लेना चाहे, कोई गाइडेंस लेना चाहे, कोई मशवरा लेना चाहे तो अस्पायर स्किन एस्थेटिक से ज़रूर रब्ता करें। डॉक्टर रामीन साहबा यहाँ पे सर्विसेज अपनी दे रही हैं और
पढ़ी लिखी और सर्टिफिकेट और डिग्री याफ्ता डिग्री होल्डर हैं। और आज की गुफ्तगू से मुझे लगता है कि इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो स्किन के हवाले से कॉन्शियस लोग हैं, गर्ल्स और बॉयज़, तमाम को बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।